दर्शकों, दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर लेकर हाजिर हूँ। राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। मंदिर परिसर में सेवा करने वाले एक सेवादार को मामूली प्रसाद के विवाद पर बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। 5-6 हमलावरों ने मिलकर एक बेगुनाह सेवादार योगेंद्र सिंह को इस कदर पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। लेकिन इस खौफनाक मर्डर से भी ज्यादा डरावनी तस्वीर है दिल्ली की कानून व्यवस्था की, और इसी मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। दर्शकों, आपको बता दें कि कालकाजी मंदिर हत्याकांड को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे बीजेपी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला है। आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम को पत्र लिखकर इस्तीफे की मांग की है। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है क्योंकि बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो उन्हें अपने पद से बने रहने का कोई हक नहीं है। तो वही दर्शकों, पत्र में आतिशी ने वो सभी घटनाएं गिनाई जो पिछले 1 महीने में दिल्ली की सड़कों और मोहल्लों में दहशत बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि 10 अगस्त को मैदानगढ़ी में ट्रिपल मर्डर, 8 अगस्त को अभिनेत्री हुमा कुरैशी के कजिन असीब कुरैशी की पार्किंग विवाद में हत्या, आईपी एक्सटेंशन डिप्टी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से महज 200 मीटर दूर युवक पर चाकू से हमला, और अब कालकाजी मंदिर में सेवादार की निर्मम हत्या। यानी दिल्ली में न घर सुरक्षित, न बाजार और न ही धार्मिक स्थल। ऐसे में दर्शकों, आतिशी ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को साहब कहकर बुला रहे हैं। सोचिए, पुलिस जिस पर नकेल कसनी चाहिए वही अपराधी अब पुलिस वालों का साहब बन चुका है। तो सवाल उठता है, दिल्ली में सरकार कौन चला रहा है, सीएम रेखा गुप्ता या फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? इसके साथ ही आतिशी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 4 इंजन की सरकार जनता को सुरक्षा और विकास देने वाली थी, लेकिन हकीकत ये है कि चारों इंजन दिल्ली में जाम हो चुके हैं। दिल्ली हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगवार की राजधानी बन चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अपने पत्र के आखिर में आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से साफ साफ कहा है, अगर आप दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। जनता अब सिर्फ एक्शन चाहती है, बहाने नहीं। बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दे दें। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली सचमुच क्राइम कैपिटल बन गई है? क्या यहाँ गैंगस्टर का सिक्का चल रहा है और पुलिस सिर्फ नाम की रह गई है? क्या सीएम रेखा गुप्ता इस्तीफा देगी या फिर इसे भी राजनीति का बहाना बताकर टाल देंगी? दिल्ली के लोग दहशत में हैं, विपक्ष हमलावर है और सत्ता पर बैठे लोग खामोश। पर यह खामोशी अब सवाल बन चुकी है। आखिर कब तक सुरक्षित होगी दिल्ली? कब रुकेगा खून खराबा? और कब तक अपराधियों का खौफ दिल्ली वालों के सिर पर मंडराता रहेगा? तो दर्शकों, ये थी राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए MDR न्यूज के साथ, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त एक अलग ही किस्म का ड्रामा चल रहा है। आमतौर पर नेताओं पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बना ली, फार्म हाउस में ऐश से रह रहे हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा ही है। जी हां दर्शकों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज खुद अपनी कोठी और फार्म हाउस ढूंढ रहे हैं। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यही है। दरअसल ईडी की रेड के बाद सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं पर लगातार वार किया है। भारद्वाज का कहना है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के छोटे मोटे नेता चाय पान की दुकान पर बैठकर अफवाहें फैलाते रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश में एक आलीशान कोठी और फार्म हाउस खरीदा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये बात कभी खुले मंच पर नहीं कहता, क्योंकि सौरभ भारद्वाज के मुताबिक अगर वह कह देंगे तो वो मानहानि का केस कर देंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में दर्शकों, अब भारद्वाज ने उन नेताओं को खुला चैलेंज दे डाला है। उन्होंने कहा है कि भाइयों, अगर तुम्हें मेरी कोठी का पता है तो मुझे बता दो, ईडी को बता दो, बेचारे चाय वालों को क्यों बता रहे हो? सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या ईडी को सूचना दो।
इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने एक और बड़ा दाव चला है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी करोड़ों की कोठी या फार्म हाउस मिल गया तो मैं उस आदमी को 25 लाख रुपए इनाम दूंगा। यानी अब मामला केवल बयानबाजी तक नहीं है बल्कि इनाम की घोषणा तक पहुंच गया है। ऐसे में दर्शकों, भारद्वाज का तंज साफ है, या तो बीजेपी नेता खुलकर बताए कि कोठी कहाँ है, वरना चुप रहे। अब जरा सोचिए कि दिल्ली की गलियारों में एक पूर्व मंत्री साहब खुद पर्चे बांट रहे हैं, वो भी पीले रंग का पर्चा जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मेरी ग्रेटर कैलाश वाली कोठी का पता बता दो। पिछले 10 साल से लोग कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज की कोठी साकेत में है, जीके में है, लेकिन जब मैं सामने आता हूँ तो किसी में हिम्मत नहीं होती। पीछे पीछे गली गली बदनाम करते रहते हो। तो वही पर्चे में और भी चुटीली बातें लिखी गई है। भारद्वाज ने कहा, भाइयों, अगर सच में कोई संपत्ति है तो आप सीधे ईडी को बताओ, केंद्र सरकार को मदद कर दो, गलियों में झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो वही दर्शकों, भारद्वाज ने साफ कहा है कि चिराग दिल्ली का उनका पुश्तैनी मकान छोड़कर अगर कोई 1 इंच भी प्रॉपर्टी मिले तो तुरंत ईडी के हवाले कर दिया जाए। तो दर्शकों, अब सोचिए, एक पूर्व मंत्री गली गली घूम रहा है और लोगों के हाथों में पर्चा थमा रहा है और कह रहा है, भाई अगर मेरे कोठी का पता मिल जाए तो मुझे भी बता देना, ईडी को भी बता देना। राजनीति में तंज तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इस अंदाज में शायद ही कभी देखा हो। अब सवाल उठता है कि ईडी की रेड के बाद आम आदमी पार्टी इतनी आक्रामक क्यों है। दरअसल आप नेता लगातार आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सौरभ भारद्वाज का ये व्यंग्यात्मक प्रदर्शन उसी गुस्से और आक्रोश का नतीजा है। भारद्वाज ने बीजेपी नेता शिखा राय और विजेंद्र सचदेवा को सीधे नाम लेकर चुनौती दी है। कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बता दो कि मेरी कोठी और फार्म हाउस कहाँ है। अगर नहीं बता सकते तो बकवास बंद करो। ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, राजनीति किस मोड़ पर आ गई है। आमतौर पर विपक्ष सत्ताधारी नेताओं की प्रॉपर्टी और बेनामी संपत्तियों का खुलासा करता है, लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी है। यहाँ विपक्षी दल के नेता अपनी संपत्ति खुद ढूंढने निकल पड़े हैं। बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर ये अनोखा प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग खूब मजे ले रहे हैं। कोई कह रहा है अगर इतनी बड़ी कोठी होगी तो गूगल मैप पर तो मिल ही जाएगी। तो कोई लिख रहा है 25 लाख का इनाम की घोषणा कर दी है, अब तो आधी दिल्ली ढूंढने निकल पड़ेगी। तो दर्शकों, कुल मिलाकर सौरभ भारद्वाज का ये व्यंग्यात्मक वार बीजेपी पर कितना भारी पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है, राजनीति में तंज और कटाक्ष का ये अंदाज शायद ही पहले कभी देखा गया हो। अब देखना यह है कि बीजेपी नेता वाकई कोई सबूत लेकर सामने आते हैं या फिर ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल दिल्ली की सियासत में यही सवाल गूंज रहा है, कहाँ है सौरभ भारद्वाज की वो ग्रेटर कैलाश वाली कोठी और फार्म हाउस। अगर मिल गई तो 25 लाख का इनाम पक्का, और अगर नहीं मिली तो सवाल पूछने वालों की बोलती बंद। यानी दिल्ली की राजनीति में इन दिनों कोठी खोजो अभियान जोर शोर पर चल रहा है। तो दर्शकों, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए MDR न्यूज के साथ। नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन लगातार सुर्खियों में है। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे अपने समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज इसी आंदोलन का चौथा दिन है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे राजनीति भी गर्माती जा रही है। बता दें कि जरांगे की मांग साफ है, मराठा समाज को OBC कोटे में शामिल कर 10% आरक्षण दिया जाए। उनका कहना है कि मराठा समाज की जड़ें कृषक कुणबी समाज से जुड़ी है और इसी आधार पर उन्हें OBC में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन ने न सिर्फ सरकार बल्कि पूरी राजनीति को भी हिला दिया है। एक तरफ मराठा समाज की भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर कानूनी और राजनीतिक पेच। अब जरा चलते हैं तीसरे दिन की घटनाओं पर। बता दें कि 31 अगस्त को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के आरोपों पर पलटवार किया है। शिंदे का कहना था कि राज ठाकरे ने मराठा आरक्षण पर टिप्पणी करने से पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए थी। शिंदे ने याद दिलाया कि 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जबकि यह कानून हाई कोर्ट में बरकरार रहा था। शिंदे ने आगे कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक समिति भी बनाई थी जो कुणबी संदर्भों की खोज करे ताकि मराठा समाज को इसका लाभ मिल सके। शिंदे के इन बयानों को उनके मंत्री का भी पूरा समर्थन मिला। शिवसेना के वरिष्ठ मंत्री उदय सामंत
और दादा भुसे ने दावा किया कि शिंदे के कार्यकाल में न सिर्फ आरक्षण मिला बल्कि खाली पड़े पदों पर भी मराठी समाज के युवाओं की नियुक्ति भी की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि शिंदे का योगदान मराठा समाज के लिए ऐतिहासिक है और इसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन राजनीति में सवाल जवाब का सिलसिला कभी थमता नहीं है। शिंदे के बयान पर राज ठाकरे ने पलटवार किया। राज ठाकरे का कहना था कि जरांगे का आंदोलन फिर से क्यों भड़का, इसका जवाब खुद शिंदे को देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ही हस्तक्षेप का मामला शांत कराया था। यानी एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आ गया है। अब दर्शकों, बात करते हैं जरांगे की। मनोज जरांगे पाटिल ने शुक्रवार यानी 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में अनशन शुरू किया। हजारों की संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद है। जरांगे का साफ कहना है कि जब तक मराठा समाज को ओबीसी श्रेणी में शामिल कर आरक्षण नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार ने कई वादे किए, लेकिन अब वक्त है कि इन वादों को पूरा किया जाए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि जरांगे का यह आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। गांव-गांव से लोग मुंबई पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यही मुद्दा गर्म है। दूसरी तरफ सरकार दबाव में है, क्योंकि मामला सिर्फ आरक्षण का ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और कानूनी दावपेच का भी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का रुख और संविधान की सीमाएं, इन सब के बीच सरकार को बेहद सावधानी से रास्ता निकालना होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगी। जरांगे ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वही सरकार और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो एक और जरांगे की जिद है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए, और दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि कानूनी दायरे में रहकर समाधान निकाला जाएगा। ऐसे में दर्शकों, अब देखना यह है कि इस संघर्ष का अंजाम क्या होगा। क्या सरकार मराठा समाज को संतुष्ट कर पाएगी? क्या जरांगे की भूख हड़ताल जल्दी खत्म होगी, या फिर यह आंदोलन एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले लेगा? फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति और समाज दोनों ही इस आंदोलन से गहराई तक प्रभावित हो रही है। ऐसे में दर्शकों, आप देखते रहिए MDR न्यूज। आपको इस आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे गर्म मुद्दे की, मराठा आरक्षण आंदोलन की। जी हाँ, एक बार फिर मुंबई की सड़कों पर मराठा आरक्षण की गूंज सुनाई दे रही है। मनोज जरांगे पाटिल, वही जरांगे जिनका नाम हर गली, हर चौक, हर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्होंने एक बार फिर मुंबई में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया है और लाखों मराठा प्रदर्शनकारी अपने अपने वाहनों से, ट्रैक्टर, ट्रॉली से, बसों से मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार मांग क्या है, तो आपको बता दें कि जरांगे पाटिल का साफ कहना है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे के जरिए आरक्षण दिया जाए, और इसी मांग को लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच गया है। हालांकि दर्शकों, आज सबसे बड़ा बयान आया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से। राज ठाकरे ने ठाणे दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा है कि मराठा आंदोलन पर सवाल पूछना है तो एक ही नाम है, एकनाथ शिंदे। दर्शकों, राज ठाकरे ने कहा, मनोज जरांगे फिर क्यों आए, इसका जवाब सिर्फ एकनाथ शिंदे ही देंगे। पिछली बार भी उन्होंने बातचीत की थी, समाधान दिया था, तो फिर ये आंदोलन दोबारा क्यों, इसका हिसाब भी वही देंगे। यानी राज ठाकरे ने सीधे सीधे गेंद फेंक दी है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पाले में। तो ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, जब राज्य के सबसे बड़े मुद्दे पर एक बड़ी पार्टी का प्रमुख सीधे उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो इसका राजनीतिक तापमान बढ़ना लाजमी है। तो वही दर्शकों, उधर मुंबई की सड़कों का हाल देख लीजिए। दक्षिण मुंबई में जगह जगह जाम, रोड ब्लॉक, लोगों को ऑफिस जाना मुश्किल, बच्चों को स्कूल छोड़ना भारी। मुंबई का दिल मानो थम सा गया है। और दर्शकों, इसी बीच हुई है एक अहम बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। सह्याद्री गेस्ट हाउस में करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में मराठा आरक्षण पर गहन चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में इस बात पर विचार हुआ है कि अगर मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए तो इसे किस तरह लागू किया जाए ताकि ओबीसी समाज की नाराजगी न बढ़े, क्योंकि साफ है ओबीसी आरक्षण से ही मराठा समाज को कोटा दिया गया तो टकराव होना तय है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इस टकराव का हल कौन निकालेगा। जरांगे पाटिल मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि आरक्षण किसी भी हाल में चाहिए,
मराठा समाज की लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, लेकिन ओबीसी समाज भी पीछे हटने को राजी नहीं। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है? सोचिए जरा, मराठा समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, ओबीसी अपने अधिकार की सुरक्षा चाहता है, और इन दोनों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। ऐसे में राज ठाकरे ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मसले का जवाब सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे के पास है। यानी अब सीधा दबाव है उप मुख्यमंत्री पर कि वो न सिर्फ जरांगे पाटिल को मनाए, बल्कि मुंबई की सड़कों पर उतर आई लाखों भीड़ को भी संभाले। अब दर्शकों, जरा राजनीति के समीकरण समझिए। मराठा समाज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक है। चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस, हर दल इस मुद्दे को अपने अपने चश्मे से देख रहा है। अमित शाह की बैठक साफ इशारा देती है कि केंद्र सरकार भी इस आंदोलन को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि आने वाले नगर निगम चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। और उधर जरांगे पाटिल वो कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, उपवास नहीं तोड़ेंगे। उनके समर्थक भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या सरकार इस बार कोई ठोस हल निकालेगी या फिर मराठा आंदोलन एक बार फिर सिर्फ राजनीतिक बहस का मुद्दा बनकर रह जाएगा? ऐसे में दर्शकों, फिलहाल जरांगे पाटिल का उपवास, मुंबई की जाम से जूझती सड़कों और नेताओं के बयान सब मिलकर महाराष्ट्र में एक नए सियासी संग्राम की आहट दे रहे हैं। राज ठाकरे ने गेंद उछाल दी है। अब देखना है कि एकनाथ शिंदे इस गेंद को कैसे पकड़ते हैं। क्या मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा? क्या ओबीसी समाज नाराज होगा? और क्या मुंबई फिर एक बड़े आंदोलन की गवाही बनेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए रुकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए MDR न्यूज़ के साथ।